Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter Going Places, written by A.R. Barton from your book Flamingo. Students, in the previous lecture we have already discussed the character, discussed the themes and discussed the gist or summary of the chapter. We have already discussed it. We also saw two entirely different characters of the chapter, Jancy and Sophie. Sophie is the main character and Jancy is her friend who is entirely different from Sophie. In the last lecture में हमने character discuss किया, हमने theme discuss किया और हमने summary discuss किया. हमने ये देखा कि पहले दो characters जिसमें जो कि हैं सोफ़ी और जैंसी, दोनों एक दूसरे से कैसे बहुत ही ज़्यादा अलग हैं और दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं. सोफ़ी इज़ अ ड्रीमर. वो सोफ़ी अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहती है. वो सपने देखने वाली लड़की है और उसके सपने बहुत बड़े हैं. ऑन दी अदर हैंड जैंसी इज़ अ रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल गर्ल. वो दुनियादारी समझती है, उसको ज़िंदगी की असलियत पता है, वो सच्चाई में और प्रैक्टिकल हो करके जीना पसंद करती है. वो उसका नज़रिया बहुत ही अलग है, वो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखती है. ठीक है. नाउ वी विल discuss further the chapter. Yes, and we also saw that Sophie, how she plans everything कि पहले she will open a boutique that would be very amazing. बहुत अच्छा सा बुटीक खोलेंगे जो कि सिटी में सबसे बड़ा होगा. Then Jancy asks कि पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं. देन शी सेज कि मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर नहीं बन पाए तो एक्ट्रेस बन जाएंगे, एक्ट्रेस नहीं बनेंगे तो फैशन डिज़ाइनर, कुछ भी लेकिन कुछ सफिस्टिकेटेड होना चाहिए. आई ऑल्सो टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ सफिस्टिकेटेड. जो सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी चीज़ जिसको सोशल कल्चर मैटर करता है, दैट इज़ कॉल्ड सफिस्टिकेटेड. ओके, सो वो कुछ भी कह रही है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन जो सफिस्टिकेटेड हो वैसे ही कुछ करेंगे. सो नाउ विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. एंड शी टर्न इन थ्रू द open street door leaving Jancy standing in the rain. अब वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे स्कूल से वापस आते टाइम पे, तो वो अपने घर के पास पहुंच जाती है. एक ओपन स्ट्रीट डोर होता है, सड़क का जो दरवाज़ा खुला रहता है, वहाँ पे वो मुड़ती है और जैंसी, बारिश हो रही होती है हल्की हल्की, वो जैंसी को वहीं पे छोड़ देती है और वो मुड़ जाती है वहाँ से. Jancy standing in the rain. If ever I come into money, I will buy a boutique. और वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है कि कभी मेरे पास बहुत पैसे आए तो मैं बुटीक ही खरीदूँगी. हाँ, if you ever come into money, you will buy a blessed decent house to live in. Thank you very much. तो जैंसी उसको सच्चाई का तमाचा होता है ना, कि सच्चाई का आईना दिखाना या तमाचा लगाना, वो शब्दों से ही कहती है. हाँ, सार्काज़म है इसमें. अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आए, फिर से रिपीट करती है, हाँ अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आए तो सबसे पहले एक अच्छा सा घर खरीदना रहने के लिए. थैंक यू वेरी मच, याद दिलाने के लिए तुमको कि तुम्हारे पास एक बढ़िया घर नहीं है, तो बुटीक खोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तुम एक अच्छा सा घर खरीदो अपने और अपनी फैमिली के लिए, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आए तो. बिकॉज शी नोज़ कि इतने सारे पैसे हमारे बैकग्राउंड के लोगों के लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है. जैंसी और सोफ़ी सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. उनके पास अचानक से इतने पैसे कमाना बहुत मुश्किल था, या अचानक से ऐसे इतने पैसे जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना या कहीं से कमा कर ले आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. उसको पता ही ये बात, क्योंकि सडनली बिना पढ़े लिखे उन लोगों को कोई ऐसा काम नहीं मिल जाएगा जिसमें इतने सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं. तो शी नोज़ अ रियलिटी. इसीलिए वो जैसे सोफ़ी उसको कहती है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे आए ना तो मैं एक बहुत अच्छा सा बुटीक खरीदूँगी. तो उसी पे जैंसी उसको आईना दिखाती है सच्चाई का और कहती है कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं, तो सबसे पहले ये याद रखो कि तुमको एक अच्छा सा घर खरीदना है रहने के लिए, और ये याद दिलाने के लिए मेरा शुक्रिया करो कि मैंने तुमको ये याद दिलाया, तुमको तुम्हारी सपने की दुनिया से बाहर निकाल रही हूँ मैं. Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweat marked from the day. अब सोफ़ी अपने घर पहुंच चुकी है. जैंसी बाहर उसको याद दिला के वहाँ से चली जाती है. सोफ़ी अपने घर में एंटर करती है. अभी हम लोग सोफ़ी के घर का सिनेरियो देखेंगे. सोफ़ी अपने घर में एंटर करती है तो वो देखती है कि उसके फादर, सोफ़ी के फादर, जो कि बहुत ही गोल मटोल से आदमी हैं, मोटे हैं
उनका चेहरा बहुत फूला हुआ है, प्लम्प है, भरा पूरा है, चबी फेस है उनका, ठीक है। और वो स्कूपिंग मतलब उनके हाथ में चम्मच है और वो शेफर्ड पाई खा रहे हैं। पाई यू कैन से केक के जैसा थोड़ा सा, और खीर भी नहीं, आइसक्रीम भी नहीं और केक भी नहीं, नॉट एग्जैक्टली वैसा ही होता है पाई। तो वो उसको चम्मच से स्कूप कर करके खा रहे हैं, ठूस रहे हैं लिटरली अपने मुंह में। जितने बड़े बड़े बाइट वो अपने मुंह में डाल सकते हैं उतनी जल्दी जल्दी वो खा रहे हैं। और उनका जो चेहरा है वो और फूल गया है, लेकिन उनका जो चेहरा है वो ग्रिमी है, मैला है और स्वेट है, उस पर पसीना भी है, ठीक है। स्वेट है, उस पर पसीना है और ग्रिमी है उसका चेहरा, यानी कि मैला है, क्योंकि वो दिन भर काम करके आए हैं, मार्क्ड फ्रॉम द डे। धूप में काम करने की वजह से उनके चेहरे पे दाग धब्बे भी हो चुके हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डोंट शी डैड, सेड लिटिल डेरेक। उसका एक छोटा सा भाई है डेरेक, मैंने आपको बताया था, जो कि एक माइनर कैरेक्टर है, लेकिन स्टिल वो जब ये सारी बातें सुनता है अपनी बहन और जैंसी की, तो उस छोटे से बच्चे को भी इतनी बुद्धि है और वो कह रहा है कि अपने पापा से कहता है कि पापा, दीदी को ऐसा लगता है ना कि पैसे पेड़ पे फलते हैं, है ना। और वो अपने पापा को ये बात बोलता है और उनके पीछे चेयर में वो लटक जाता है। उनके फादर जिस चेयर पे बैठे होते हैं, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, वो खेल रहा होता है अपने फादर, उसके पापा जिस चेयर पे बैठे होते हैं उस चेयर के पीछे लटक करके, और कहता है पापा, दीदी को ऐसा नहीं लगता है कि पैसे पेड़ पे फलते हैं या पेड़ पे उगते हैं। तो उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है और इतने सारे पैसे जिससे एक बुटीक आ जाए ये इतना आसान नहीं है। तो ये उस कॉन्वर्सेशन को सुन करके इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देता है वो छोटा सा बच्चा भी, लेकिन इतनी समझ सोफ़ी में अभी तक नहीं है, वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में है। देयर मदर्स साइड, और ये सारी बातें उसकी मम्मी भी सुन रही है, यानी कि घर बहुत छोटा है, एक ही कमरा है मे बी, जिसमें अभी फ़िलहाल सारे लोग एक ही कमरे में हैं, अभी सारे लोग फ़िलहाल एक ही कमरे में हैं। जहाँ से वो एंटर करती है वहीं उसके फादर बैठे हुए हैं, उसकी मम्मी है, और उसकी मम्मी एक गहरी सांस लेती है ये बात सुन करके कि मेरी बेटी कब बड़ी होगी, कब इसको अक्ल आएगी और कब इसमें थोड़ी समझ आएगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें सोच करके वो चिंतित होकर एक लंबी गहरी सांस लेती है। Sophie watched her back, stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string. अब उसकी मम्मी जो काम कर रही हैं, सोफ़ी की मम्मी, वो पीछे मुड़ करके खड़ी हैं, सिंक में वो बर्तन धो रही हैं, ठीक है। सिंक समझते हैं, किचन में जो बर्तन धोने के लिए जो बेसिन होता है उसको सिंक कहते हैं। तो वो उस पर बर्तन धो रही है और वो ऐसे पीछे मुड़ के खड़ी है और सोफ़ी उनके उधर है। तो उसको अपनी मम्मी का सिर्फ बैक दिखाई दे रहा है, और अपनी मम्मी का जो बैक दिखाई दे रहा है तो उसने एक एप्रन पहना, उसकी मम्मी ने किचन में काम करने के लिए एक एप्रन जो यूज़ किया जाता है वो उसने पहना हुआ है उसकी मम्मी ने, और उसमें एक बो बना हुआ है। बो अगर आप समझते होंगे तो ये जो बो होता है ना, ये किसी भी कपड़े को एनहांस करने के लिए, उसकी ब्यूटी को उस पर चार चांद लगाने के लिए, उस किसी भी फैशनेबल गारमेंट, ज़्यादातर फैशनेबल गारमेंट में डाला जाता है इस बो को, ठीक है, लगाया जाता है ताकि उसकी ब्यूटी और बढ़ जाए। तो ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा व्यंग है कि वो जो औरत है सोफ़ी की मम्मी, वो बेचारी बर्तन धो रही है एप्रन पहन करके, और उसमें ये बो लगा हुआ है। तो ये जो बो है ना, इसका इनकॉन्ग्रुइटी दिख रहा है, इसकी अयोग्यता दिख रही है वहाँ पे, यानी कि कितना बेतुका है। इनकॉन्ग्रुइटी, ये बो जो होता है वो किसी कपड़े में क्या ऐड करता है, सुंदरता ऐड करता है, और उस एप्रन में जिसको पहन के बर्तन धोया जा रहा है उसमें क्या है, वो बिल्कुल ही बेतुका है ना ये बो लगना। तो वो सोच रही है अपनी मम्मी के एप्रन को देख करके। सोफ़ी वॉच्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर द सिंक, वो अपनी मम्मी के को देख रही है बर्तन धोते हुए, जिसकी पीठ जो है वो सिंक में ऐसे पूरी की पूरी झुक करके बर्तन को धोए जा रही है। और उसका जो शी वंडर्ड, वो सोचती है, विचार करती है एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो, इस
बो का बेतुकापन पे वो विचार कर रही है कि आखिर ये बो को उसके एप्रन पे क्यों लगा के वेस्ट करे, क्योंकि वो तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है ना, उसको पता है कि बो कहाँ पे यूज़ होता है और वहाँ पे तो बिल्कुल ही उसका काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा व्यंग है, ठीक है। द डेलिकेट, और वो फासन का मतलब बांधा हुआ, टाइट करना, बांध लेना, ठीक है। जैसे फासन या सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट लगा लें, बांध लें, तो उसको फासन कहते हैं। तो वो जो एप्रन पहनी हुई है उसका जो स्ट्रिंग है वो पीछे बंधा हुआ है और उस पर एक बो बना हुआ है, ठीक है। वो उसी की बेतुकेपन के बारे में सोच रही है कि इसकी कोई ज़रूरत वहाँ पे है नहीं। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूकेड बैक, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक बहुत ही स्ट्रेट, सोफिस्टिकेटेड, फैशनेबल लेडी के कपड़े पे बो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी क्रूकेड है, टेढ़ी मेढ़ी झुकी हुई है, क्योंकि वो बर्तन धो रही है। और इस चीज़ को देख करके उसको बहुत उसको अपनी मम्मी के लिए बुरा नहीं लग रहा, उसको बो के लिए बुरा लग रहा है। ये जो बो है उसको देख करके बुरा लग रहा है कि ये कहाँ लगा हुआ है, तो एक बेचारा सा डेलिकेट सा नाजुक सा बो और एक क्रूकेड बैक, एक कुबड़ा सा पीठ लगा हुआ है, पीठ पे लगा हुआ है वो। The evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. अब क्या होता है कि शाम खिड़की से दिख रहा है कि शाम ढल रही है और अंधेरा सा हो रहा है, और उनका जो घर है ऑलरेडी पूरा जो रूम है वो धुएं से भर चुका है, क्योंकि शाम का खाना बनना होगा। तो शाम का खाना बनने से स्टोव जो होता है उसके स्टीम से, स्टोव पे खाना बनता है ना, तो उसके स्टीम से, उसके धुएं से पूरा रूम जो है वो भर गया है। यानी कि वो लोग का कंडीशन बहुत मिजरेबल है, वो लोग जिस अवस्था में रहते हैं वो काफ़ी दयनीय दिख रही है ना, कि एक ही कमरा है जहाँ खाना बन रहा है और वो भी पूरा रूम धुएं से भर गया है, स्टोव के धुएं से, स्टीम से भर गया है, जहाँ सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। एंड क्लटर्ड विद द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट, और वहाँ पूरा सब कुछ अव्यवस्थित है। वहाँ पे एक बड़ा सा हेवी एक आदमी बैठा हुआ है, यानी कि सोफ़ी के फादर बैठे हुए हैं, जो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ सांस लेने में उससे दिक्कत हो रही है, तो गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। और वो अपने वेस्ट में बैठे हुए, वेस्ट का मतलब होता है जो शर्ट के अंदर जो गंजी, सैंडो गंजी जो पहनते हैं उसको कहते हैं वेस्ट, ठीक है। और जो टेबल है उसके ऊपर बहुत पूरा ढेर लगा हुआ है जूठे गंदे बर्तनों का, और कॉर्नर में पड़ा हुआ है। सोफ़ी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, ये सब अव्यवस्थित, सब कुछ गंदा, सब कुछ ऐसा सब चीज़ क्या दिखा रही है, गरीबी दिखा रही है ना। हर एक चीज़ देख करके थोड़ा सा अव्यवस्थित, अनऑर्गेनाइज लग रहा है सब कुछ। और ये सब सोफ़ी भी देखती है तो उसको लगता है ऐसे कि उसके थ्रोट में कुछ टाइट होता जा रहा है, सफोकेशन हो रहा है, उसको कोई उसका गला पकड़ रहा है, ऐसे उसके गले को कोई दबा रहा है, टाइटन होता जा रहा है धीरे धीरे कुछ, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो उसका सपना है बंगलो और ऐसे घर, वैसा बुटीक, ये वो, मतलब वो सब कुछ देखती है तो अपने आसपास बस सपनों की दुनिया से या उस सपनों वाली नज़रों से देखती है, और रियलिटी जब उसके सामने आती है तो ऐसा लगता है कि उसने किसी ने उसका गला दबा दिया है, ठीक है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। वो घर में इधर उधर जाती है और अपने भाई को ढूंढने लगती है। He was kneeling on the floor in the next room tinkering with a part of his motorcycle. वो जाती है जैसे ही कमरे में तो वो देखती है कि उसका जो भाई है अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और मोटरसाइकिल का कोई पार्ट है उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है। टिंकरिंग यानी कि खोल खाल होता है ना, बाइक के पुर्जों को खोलना, उसको टिंकरिंग बोल रहे हैं। जैसे आवाज़ आ रही है, नट बोल्ट खोलते रहते हैं वो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मोटरसाइकिल के पार्ट से कर रहा है। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और ज़मीन पे कुछ कारपेट पे न्यूज़पेपर्स बिछे हुए हैं और उसी पे वो कुछ पुर्जा लिया हुआ है बाइक का और उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, 3 साल हो गया उसको स्कूल छोड़े हुए, 3 साल पहले उसने अपना स्कूल ख़त्म कर लिया था। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो अभी क्या है, एक ट्रेनी मैकेनिक है जो अभी मैकेनिक का काम सीख रहा है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी,
और वो अपने काम को सीखने के लिए, मैकेनिक वाले काम को सीखने के लिए वो हर दिन मीलों तक पैदल चलकर जाता है, ठीक है, शहर से बहुत दूर जाता है वो काम सीखने के लिए, सॉरी ट्रैवल करके जाता है, नॉट पैदल, ट्रैवल करके जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ एंड सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। अब देखो वो बड़ा लड़का था, उससे तो बड़ा ही था, और वो अभी सोफ़ी से मैच्योर भी है। ग्रोन अप का मतलब वो सोफ़ी के जैसे बचकाना नहीं है, ठीक है। सोफ़ी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती है, ठीक है। सोफ़ी को हमेशा उसके ज़िंदगी का कोई ना कोई हिस्सा को लेकर डाउट रहता है कि वो कुछ तो है उसकी ज़िंदगी में जो वो बताता नहीं है, वो रहस्य को जानना चाहती है, कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी का कोई ऐसा एस्पेक्ट को कोई पहलू को हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहना या घुसना कि आखिर ये क्यों नहीं बताता है, क्यों अपने दुनिया में मग्न रहता है, ठीक है। सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ विच शी न्यू नथिंग, और स्पेशली जिन बातों को वो नहीं जानती है उसको जानने की इच्छा उसको और ज़्यादा है, अलग क्यूरियोसिटी है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और कुछ ऐसे पहलू हैं उसकी ज़िंदगी के, कुछ ऐसे हिस्से हैं उसकी ज़िंदगी के जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता है। तो वो चाहती है कि वो बात करे, मैं सुनूं, मुझे पता हो उसकी ज़िंदगी के बारे में, वो कहाँ जाता है, कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, किन से मिलता है। वो उसके लाइफ में घुले मिले रहना चाहती है, लेकिन वो ग्रोन अप है, वो बड़ा है, ये छोटी है, वो नहीं बात करता है उन सारी चीज़ों के बारे में, तो इसको और क्यूरियोसिटी होती है। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत कम बोलता है, एवर वॉलंटरीली, और खुद से तो कभी कुछ नहीं बोलता है। जब तक जितना पूछा जाए बस उतना ही आंसर करता है, अपने से वो कुछ खास जवाब नहीं देता है। या ऐसा नहीं होता है कभी कि वो खुद आए और आज उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो आकर के खुद से बता रहा है कि हाँ आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज कुछ भी एक्साइटिंग, सैड, हैप्पी, कोई भी चीज़ वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा से वो बताता नहीं है। अपनी स्वेच्छा से कोई भी चीज़ जब तक पूछा ना जाए वो कुछ भी नहीं बताता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, उसके मुंह से शब्दों को निकलवाना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन के अंदर से पत्थर निकलते हैं ना, तो उसको निकाला जाता है ज़बरदस्ती, वैसे ही उसके ज़ुबान से शब्दों को निकलवाना पड़ता है, मतलब ज़बरदस्ती उससे कुछ बुलवाना पड़ता है, उगलवाना पड़ता है। वो अपने से कोई भी चीज़ जल्दी नहीं बोलता है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत जलती थी उसके साइलेंस से, कि वो इतना शांत रह लेता है, उसके अंदर कितनी सारी बातें भरी है, फिर भी वो बिना बोले रह कैसे लेता है। तो उसका जो साइलेंस है उसको बड़ा अच्छा लगता है, और जलती है वो उससे कि काश मैं भी ऐसी हो पाती, मैं भी शांत रह पाती, अपनी चीज़ों को अपने अंदर रख पाती, या तो वो मुझे बताता, दोनों में से कोई चीज़ है कि वो इतना शांत क्यों रहता है, वो मुझे क्यों नहीं बताता है कोई भी चीज़। When he wasn't speaking it was as though he was away somewhere, और सबसे बड़ी बात ये थी जेलस से भी ज़्यादा कि सोफ़ी को ऐसा लगता था कि जब वो बात नहीं कर रहा होता है इसका मतलब वो किसी और दुनिया में है, उसका दिमाग किसी और दुनिया में है। यानी कि देखो सोफ़ी एक ऐसी जगह से घिरी है ना कि उसकी अपनी अलग एक दुनिया बना रखी है उसने। वो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अपनी गरीबी, अपने घर की स्थिति, ये सब चीज़ों को नहीं, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं, वो ये सब चीज़ों को देखना नहीं चाहती है, लेकिन वो ये सब चीज़ से हेल्प भी तो नहीं कर सकती है, अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। तो उसको बुरा ना लग करके वो एक अलग उसने अपनी दुनिया क्रिएट कर रखी है। साइकोलॉजिकली आप देखें तो ये एक मेंटल कंडीशन है कि आप किसी चीज़ से भागना चाहते हो तो आप एक ऐसा दुनिया बना लेते हो अपने दिमाग में कि आप उसके बारे में सोचने लग जाओ तो आपको इधर वाला चीज़ भूल जाते हो, आपको टेंशन कम होने लगती है। जैसे लोग अपने प्रॉब्लम्स को से छुटकारा पाना नहीं बोल सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए पूरे टाइम पे फ़ोन में घुसे रहते हैं, ठीक है। ताकि अगर हम फ़ोन में दिन भर रहेंगे, अपने कमरे में रह करके फ़ोन में रहेंगे, ना कोई मेरे से बात करेगा, ना हमको कोई आके अपना परेशानी बताएगा, ना हमको घर का दुख सुख बताएगा, ना हमको टेंशन होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का एस्केप होता है, और यही एस्केप है सोफ़ी का। वो अपने घर के कंडीशन से भागने के लिए एक एस्केप ढूंढ करके रखी है
वो ये है कि वो अपने ख्यालों की एक दुनिया बना करके रखी है, और कहीं ना कहीं वो ये मानती है कि उसका भाई भी ऐसे ही करता है। जब वो बोल नहीं रहा होता है किसी से कुछ भी, यानी जब वो शांत होता है, इसका मतलब वो कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और है, वो किसी और दुनिया में है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बिन, और ऐसे जगह में वो है जहाँ वो कभी नहीं गई है। यानी कि उसके भाई का एक ख्याल का दुनिया है, उसकी अपनी एक दुनिया है जहाँ वो कभी नहीं गई है, लेकिन वो वहाँ जाना चाहती है, इसी वजह से वो जेलस है। वेदर देयर वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, वो सोचती है कि आखिर इसका दुनिया क्या है, ये शहर से बाहर है या शहर के अंदर है। आउटलाइन का मतलब होता है दूर। जिस सपने की दुनिया में मेरा भाई जी रहा है, या जिस दुनिया में वो खो जाता है जब वो बात नहीं करता है, तो वो कौन सी दुनिया में चला जाता है? एक ऐसी दुनिया में जो शहर से दूर है, और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, या फिर कंट्री से ही दूर है ना, देश से ही दूर है। हु न्यू, कौन जानता है। दे अटेन्ड अ स्पेशल fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। और ये जो है ना, ये इसका जो फैसिनेशन है अपने भाई की दुनिया में इन्वॉल्व होने का, फैसिनेशन का मतलब माया, मुग्ध हो जाना, ठीक है। तो ये जो स्पेशल फैसिनेशन है ना इसका, जिस माया में ये जी रहा है, ये जी रही है, वो नहीं जी रहा है, ये जी रही है एक्चुअली जिस माया में ये। और अपने भाई के बारे में भी ऐसे ही सोचती है कि मेरा भाई भी किसी ऐसी दुनिया में जी रहा है। इसको ऐसा लगता है कि ये वहाँ कभी भी पहुँच नहीं पाएगी, इसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर है, अननोन है, और ये उसी दुनिया में जाना चाहती है। Perhaps there were also people, exotic, interesting people, of whom he never spoke. It was possible. उसको ऐसा लगता है कि चांसेस है शायद कि वो वहाँ उस दुनिया में कुछ लोग भी हैं जो बहुत एग्जॉटिक हैं, जो बहुत फेमस हैं, फॉरेनर हैं, इस दुनिया के नहीं हैं, ठीक है। फॉरेनर, ठीक है, एग्जॉटिक मतलब बाहरी चीज़, तो अनजान लोग हैं उस दुनिया में, और इंटरेस्टिंग लोग हैं उसकी दुनिया में बहुत, जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करता है। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट दैट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड ईजीली। इसीलिए यही वजह है कि उसकी दुनिया में ही इतने सारे लोग हैं, अलग अलग अनजान लोग हैं, कि वो अपनी दुनिया में कभी अपनी जिस दुनिया में वो जी रहा है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें वो कभी भी दोस्त नहीं बनाता, या किसी से बात करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि उसके जो ख्यालों की दुनिया है उसमें इतने सारे लोग हैं, इतने फॉरेनर्स हैं कि उसी में वो खुश रहता है। इसीलिए वो कभी कोई नए दोस्त नहीं बनाता है। हालांकि ये सारी जो चीज़ें वो इमेजिन कर रही है उसकी अपनी काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। किसी किसी का नेचर होता है शांत रहना, वो मैच्योर है, वो शांत रहता है, वो क्या बड़बड़ करेगा उसके साथ, या क्या उसके सपनों की दुनिया के बारे में बात करेगा, तो वो शांत रहता है। और वो घर का बड़ा बेटा है, तो वो उतना ज़्यादा उलझता नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा भाई एक सपनों की दुनिया में रहता है, इसीलिए यहाँ पे कोई दोस्त नहीं बनाता है, क्योंकि उसके वहाँ पे बहुत सारे लोग बात करने के लिए हैं, और ये भी उसी दुनिया में जाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take her with him. वो बस उम्मीद करती है, आशा करती है ऐसा कि एक दिन ऐसा होगा, काश एक दिन ऐसा होता है कि मेरा भाई अपने लगाव, जिन जिन चीज़ों से उसे लगाव है, जिन जिन चीज़ों से उसे अफेक्शन है, उन सारी चीज़ों की दुनिया में मुझे इन्वॉल्व करता, मुझे भी शामिल करता, एडमिट करता, और अपने साथ मुझे लेकर जाता जहाँ वो जाता है, ठीक है, जो उसके एस्केप वाली दुनिया है, जहाँ उसने अपने सपनों की दुनिया बसा रखी है, जिस दुनिया में, जिस वजह से वो किसी से बात नहीं करता है, काश वो मुझे भी एक दिन उस दुनिया में ले जाता, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। Though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion। हालांकि सोफ़ी के फादर वो अलाउ नहीं करते हैं कभी भी उसको शहर से बाहर जाना, कहीं भी बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं या करेंगे, लेकिन बड़े भाई होने के नाते जियोफ का भी इस पर कोई ओपिनियन नहीं है,
होता है ना कि जैसे घर में कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए अगर पिता मना कर रहे हैं तो बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है पापा करने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो उसको उसका कोई ओपिनियन नहीं है, उसका अपना कोई विचार नहीं है। जियोफ इस बात में इंटरफेयर नहीं करता है और उसके फादर जो है वो फॉरबेड, मना कर देते हैं कहीं भी बाहर जाने के लिए। सोफ़ी के फादर सोफ़ी को कहीं भी बाहर जाने नहीं देते हैं और जियोफ भी इस बारे में कुछ बोलता नहीं है। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, और वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई सोचता है कि मैं बहुत छोटी हूँ अभी कहीं बाहर जाने के लिए, इसीलिए मेरा भाई भी मेरे फादर को सपोर्ट करता है और कुछ भी नहीं बोलता है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन इसमें धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। सोफ़ी सोफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है, ये धैर्य बिल्कुल नहीं है इसमें। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. ये जिस ख्यालों की दुनिया में जी रही है, उसको ऐसा लगता है कि बाहर की जो दुनिया है ना, जब ये घर से बाहर निकलेगी, जिस दिन इसके फादर इसको अलाउ कर देंगे कि जाओ बेटा, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जहाँ बाहर जाना है जाओ, बाहर रहो, बुटीक खोलो, पैसे कमाओ, जिस दिन इसके फादर उसको ऐसा करने के लिए अलाउ कर देंगे, जो बाहर की दुनिया है वो ऐसे बाहें फैला करके इसको बुलाएगी कि आओ सोफ़ी, हम लोग तुम्हारा वेलकम करते हैं, आओ बेटा हम लोग स्वागत करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने खोल रखी हैं। उसको ऐसा इंस्टिंक्टिवली लगता है। इंस्टिंक्टिवली का मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ उसको ऐसा ये फील है, उसको बहुत विश्वास है इस बात पे कि जब मैं बाहर निकलूँगी तो मुझे जितना अच्छा, जितना घर जैसा महसूस यहाँ होता है, बाहर भी मुझे उतना ही घर जैसा महसूस होगा, बाहर की दुनिया भी मुझे उतने ही अच्छे से वेलकम करेगी। मुझे वो जो दुनिया मेरे लिए इंतज़ार कर रही है ना, बाहर बाहें फैलाए, वो दुनिया मेरा स्वागत उतना ही अच्छे से करेगी और मुझे भी वहाँ पे जाकर के उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और बहुत स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है उसको, इसमें इस बात में कोई डाउट नहीं है, उसको कोई दोहराई नहीं है उसे। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और उसको ऐसा लगता है कि बाहर की जो दुनिया है एक्सपेक्टेंटली यानी कि उम्मीद में उसका इंतज़ार कर रही है कि एक दिन सोफ़ी आएगी और हमारा उद्धार करेगी, पूरी दुनिया बदल देगी हमारी। इतनी ऑप्टिमिस्टिक लड़की है वो, इतना होप है उसमें, वो चारों तरफ खुशियाँ फैला देगी। वो ऐसी दुनिया में जीती है। जैसे नहीं होता है कि मैं जब कोई हीरोइन है तो वो रेड कारपेट पे जा रही है तो पूरी दुनिया कैसे पिक्चर लेने के लिए उसका वेट कर रही है कि वो गाड़ी से उतरेगी और पूरी दुनिया उसकी पिक्चर खींचेगी, और वो ऐसे हाथ करते हुए सब कोई को हाई करते हुए वेव करते हुए चली जाएगी। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हीरोइन का वहाँ आना। तो उसी तरीके से इसको भी ऐसा लगता है कि लोग मेरा वेट कर रहे हैं, आई एम अवेटेड। ठीक है, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एक्सपेक्टेंटली, मतलब उम्मीद के साथ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसके सपनों की दुनिया, इसकी ख्याली पुलाव वाली दुनिया बहुत बड़ी है। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और ये इतना खोई भी अपने ख्यालों में कि ये इमेजिन भी कर ली कि ये जियोफ के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ करके वहाँ पहुँच भी गई है, उस दुनिया में चली भी गई है जियोफ के पीछे मोटरसाइकिल में बैठ करके। ये बस उस रूम में घुसी थी, जियोफ को देख रही थी वो उतने देर कि जियोफ क्या कर रहा है, और अपना इसका ख्याल का दुनिया ये अटक गई थी। ये जहाँ जहाँ जाती है चलते चलते अपने ख्यालों की दुनिया साथ लेकर चलती है, बात कर रही होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका अपना ख्याल कहीं इसके दिमाग में कोई खिचड़ी, कोई ख्याल पकड़ा होता है। और अभी फ़िलहाल ये ख्याल, ये सपना देखी है कि ये जिस दुनिया में जाना चाहती थी उस दुनिया में ये पहुँच गई है, और ये जियोफ के साथ पीछे, अपने भाई के साथ पीछे बाइक में बैठ कर गई है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और उसके भाई ने ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है, लेदर का जैकेट हीरो के जैसा बिल्कुल। एंड शी अ येलो ड्रेस, और उसने एक येलो कलर का खूबसूरत सा ड्रेस पहना है विथ अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लीव आउट बिहाइंड, और जो उसका केप, उसने जो ड्रेस पहना उसमें एक केप है। केप का मतलब एक लंबा सा ऐसे कपड़ा होता है जो कि गले से लेकर के पीछे से बस लटकता रहता है, उसको केप बोला जाता है। तो वो जो ड्रेस पहनी है पीला कलर का, उसके पीछे एक केप है जो जब वो लोग चल रहे हैं तो वो पीछे ऐसे ऐसे उड़ रहा है।
ठीक है। तो इसका ख्याल, इसके सपने, जैसे मिस इंडिया या कोई दुल्हन जो उसके पीछे जो दुपट्टा होता है उसका वो कैसे लंबा सा होता है, वेडिंग, वाइट वेडिंग, क्रिश्चियन वेडिंग में जो उसका वेल होता है वो पीछे तक पूरा होता है ना, तो अगर बाइक पे बैठोगे तो वो उड़ेगा ही। तो इसीलिए ये सोच रही है कि मैं मेरे भाई के साथ बाइक पे बैठी हूँ, मेरा भाई एकदम बढ़िया सा जैकेट पहना हुआ है ब्लैक लेदर का, और मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना है जिसमें केप लगा है, और वो केप जो है वो हवा में उड़ रहा है जब मैं चल रही हूँ। तो देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सारे के सारे लोग, पूरी दुनिया उठ करके ताली बजाती है, अपलॉज करती है, साउंड भी आ रहा है इसको। ये खुली आंखों से जो सपना देख रही है उसमें इसको तालियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि जैसे ही ये वहाँ पहुँचती है पूरी दुनिया उठ जाती है, रोज़ हो जाती है, यानी कि उठ के खड़ी हो जाती है और सब इसको ग्रीट करते हैं और तालियों के साथ इसका स्वागत करते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ हर ड्रीम, द एक्सटेंट टू विच शी इज़ ड्रीमिंग, किस हद तक ये सपने देख रही है, किस ख्यालों की दुनिया में ये है, आप इमेजिन कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल, नॉट, यू कैन नॉट से अनयूजुअल। टीनेज और एडोलसेंट जो होते हैं, जो एज, ये इसमें ऐसे बिहेवियर होते हैं बच्चों के, ठीक है। स्पेशली वो अपने जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अपने सिचुएशन से एस्केप करना चाहते हैं तो वैसे फैंटेसी वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज़ अ सीरियस इशू यू कैन से। और कुछ बच्चे ऐसे भी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एज, उस एज की बात ही कुछ ऐसी होती है कि लोग ऐसे फैंटेसीज़ में ही जीते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा बहुत कॉमन है उसमें ऐसी फैंटेसी को क्रिएट कर लेना। So I hope you must have understood this chapter so far, and we will continue this in the next class. Thank you.